हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ईबीएस के ऊपर है। फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम है ईबीएस में कई सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैंने सारे क्वेश्चन मिक्सअप में लिए हैं। ईबीएस में जो 6 थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि ईबीएस में कौन कौन सी थीम से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप स्किप ना करें और शुरू से लेकर एंड तक देखें। हमारे चैनल पर ईबीएस की प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, आप चाहें तो वहां पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं ईबीएस की। और जो पहली बार भाई बहन देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कौन सी एक परिवार की विशेषता नहीं है? कौन सी एक परिवार की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपको नहीं पर फोकस करना है, नहीं पूछा गया, नहीं है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। वे एक ही घर पर भोजन का उपयोग करते हैं और सामान्य सामाजिक गतिविधियां करते हैं। सही है ये तो। प्रत्येक सदस्य की जो आय होती है वो अलग अलग जमा की जाती है। ये जरूरी नहीं है। सुरक्षा और बच्चों के लिए सामान्य जिम्मेदारी, ठीक है। अलग अलग लिंग के कम से कम 2 अलग अलग वयस्क एक साथ रह रहे हैं, ये भी ठीक है। तो अब इसमें देखिए नहीं वाला ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा जो कि जरूरी ना हो, महत्वपूर्ण ना हो। तो देखिए वो है ऑप्शन बी। प्रत्येक सदस्य की जो आय है वो अर्न है, वो अलग अलग जमा की जाती है, ये जरूरी नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकल परिवार का तात्पर्य पूछा जा रहा है। एकल परिवार का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है कोई भी परिवार जिसका जन्म 1950 के बाद हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। एक परिवार में माता पिता और उनके बच्चे शामिल हैं, सही है। केवल पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी सहित पूरा परिवार। लेकिन यहाँ पर एकल परिवार का तात्पर्य पूछा गया, तो एकल परिवार का तात्पर्य होता है कि एक परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। यदि दादा दादी चाचा चाची सभी लोग मिलकर रह रहे हैं तो वो तो संयुक्त परिवार बन जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरों के निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन। राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छत वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं, यानी राजस्थान में जो ग्रामीण है वो कटीली झाड़ियों की छत वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं, ठीक है। मनाली हिमाचल प्रदेश में बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये तो गलत है, क्योंकि बांस के खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो तो असम में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? असम में। लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने होते हैं। नीचे का जो तल होता है वो जानवरों के लिए और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए होता है। सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी आपका राइट है, और जो बी ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए बांस के खंभों के जो घर होते हैं वो कहाँ होते हैं? असम में होते हैं। तो ये आपका रॉन्ग पॉइंट है, ए और सी। तो ये कहाँ पर है? आपका ऑप्शन ए, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए कहाँ का ये भोजन है? बिहार का, तमिलनाडु का, या केरल का, या पश्चिम बंगाल का? कहाँ का है ये बताइए। तो देखिए ये है केरल का प्रसिद्ध भोजन। कहाँ का? केरल का है ये प्रिय भोजन। नारियल डली हुई और किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? इसे कप्पा बोलते हैं। आप देखते हैं केरल के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, तो आप केरल लगाएंगे। यदि पूछा जाए यह किस सागर के किनारे स्थित है, तो ये अरब सागर के किनारे स्थित है। ओणम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, अगर ये पूछा जाता है, या ओणम के त्योहार का आयोजन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है? ये केरल में होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि नौका दौड़ जो है वो कहाँ कराई जाती है, कहाँ पर होती है, तो ये भी केरल में होती है, और उसको क्या बोलते हैं? बल्लमकारी बोलते हैं नौका दौड़ को। यदि आपसे नृत्य के बारे में पूछा जाए कि कथकली कहाँ का नृत्य है, तो वो भी केरल का है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च के उपयोग
मिर्च का जो उपयोग है वो खाना बनाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, वो कहाँ से आए थे बताइए? ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, कहाँ से आए थे? ये तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बताइए कहाँ से आए थे? वो आए थे दक्षिण अमेरिका से। जो मिर्च को भारत में लाए हैं वो कहाँ से आए? दक्षिण अमेरिका से। अब देखिए दक्षिण अमेरिका से सिर्फ मिर्च नहीं आई है, इसके अलावा क्या क्या आया है? टमाटर, आलू भी आया है। क्या आया है? टमाटर आया है और आलू। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, टमाटर आलू मिर्च की सब्जी बनती है। तो ध्यान रखिए कहाँ से आए ये? दक्षिण अमेरिका से। यदि आपसे पूछा जाए कि सोयाबीन कहाँ से आई है, तो देखिए आई है चीन से। भारत में अगर सोया प्रदेश के नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में सोया प्रदेश है, किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? इसे स्टार मार्क कर लें, ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं ईवीएस में कि कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के यानी कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? बताइए कौन सा? फाख्ता, शकरखोरा, बया या फिर कलचिड़ी? बताइए कौन सा है? तो देखिए फाख्ता। फाख्ता पक्षी है जो कि कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि सबसे ऊंचा पूछा गया कि सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? कौवा, गिद्ध, मैना या बाज? बताइए कौन कौन बनाता है? तो देखिए यहां पर एक ऑप्शन और लिख लीजिए आप, ई, चील। सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो वो आपका हो जाएगा चील। कौवा यहाँ क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप क्वेश्चन को देखिए और सुनिए। अभी एक क्वेश्चन और मैं आगे बताती हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर चील होगा। जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जो पक्षी घोंसला बनाता है वो चील हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर है, किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। अब देखिए वो पेड़ मीडियम हो सकता है, ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा छोटा हो, ना ज्यादा बड़ा हो, ना ऊंचा हो ज्यादा या ज्यादा नीचा नहीं हो। तो देखिए इस तरह का पेड़ होता है, उसकी सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है? तब आप कौवा लगाएंगे कि किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है, तो आप कौवा लगाएंगे। लेकिन जो सबसे ऊंचे और सबसे ऊंची डाल, सबसे लंबा पेड़, सबसे ऊंचा पेड़ और उसकी सबसे ऊंची डाल पर पूछा जाए तो आप लगाएंगे चील। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक की शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं, क्या नहीं है? बच्चे को पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना या बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। बताइए इसमें से क्या रॉन्ग पॉइंट है? तो देखिए एक शिक्षक है, बच्चे को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कह रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? किसी खराब मटेरियल से किसी अच्छी वस्तुओं को बनाने के इसकी समझ पैदा होगी उनके अंदर। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी सही हो सकता है। बच्चों में सृजनशीलता का विकास होगा, ये भी सही है। लेकिन कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय नहीं हो सकता कि आप खराब वस्तुओं से, खराब चीजों से उपयोगी वस्तु बनाना कह रहे हैं, तो इससे कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय नहीं होता। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है, कोई बच्चा तो बहुत अच्छा बनाएगा, कोई बहुत खराब भी बनाएगा और कोई बहुत अच्छा बनाएगा। किसी भी बालक में जो विशेष प्रतिभा होगी वह उसी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा और इस प्रतिभा को सृजनशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एमएस स्वामीनाथन एक थे, क्या थे? पत्रकार थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे या पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे? बताइए क्या थे? तो देखिए एमएस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ के निवासी थे? तो ये केरल के निवासी थे। भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। अच्छा, हरित क्रांति के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि कब आई थी या इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1966। कब हुई थी? 1966 से 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं।
पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं, क्यों होते हैं? उनकी त्वचा पर बालों के कारण, उस जलवायु के कारण, या फिर उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण। बताइए, पशुओं की जो त्वचा है उस पर विविध पैटर्न क्यों होते हैं? तो ये होते हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, क्योंकि जलवायु होती है। जिस पशु की त्वचा पर बाल होते हैं, उन जो पैटर्न होते हैं आपको सिर्फ उन्हीं में ही देखने को मिलेंगे। जिन पशुओं की जो त्वचा होती है उस पर बाल होते हैं तो पैटर्न भी आपको उन्हीं में ही देखने को मिलेंगे। और जो पशु कम तापमान में रहते हैं उनकी त्वचा कैसी होती है? गोरी होती है। और जो पशु ज्यादा तापमान में रहते हैं वो उनकी त्वचा काली होती है, जैसे कि भैंस। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता मछली का आवास है। देखिए, कुत्ता मछली, ये भी एक मछली का नाम है। कुत्ता मछली का आवास पूछा जा रहा, कौन सा है? नदी, झील, तालाब, समुद्र। अब देखिए, कुत्ता मछली, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रजत मछली। क्या बोलते हैं? रजत मछली। ये इसका नाम है, किसका? कुत्ता मछली का। इसका आवास पूछा जा रहा तो इसका आवास है तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? अब देखिए, यहाँ इससे मतलब है कि पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में कि कौन सा जो खाद्य संरक्षण है जिसे आप लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। कौन सा ऐसा खाने की चीज है जिसको आप लंबे समय तक चला सकते हैं, लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं? बताइए। देखिए, आलू चिप्स, इसे आप रख सकते हैं। सेब, जैम, सेब से क्या बनता है? जैम बनता है, इसे भी आप रख सकते हैं। कच्चा आम, अचार, इसे भी आप रख सकते हैं। मगर जो दूध और दूध से बनी हुई चीजें होती हैं इसे आप नहीं रख सकते। दूध पनीर है, इसको आप नहीं रख सकते ज्यादा लंबे समय तक। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीसा और दीक्षा दो छोटी लड़कियां हैं। मीसा को समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद है, जबकि दीक्षा को ऐसा भोजन पसंद है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीसा और दीक्षा को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है या कौन सी बीमारी होगी? बताइए। मोटापा, एनीमिया, मोटापा स्कर्वी, या फिर एनीमिया और रतौंधी, या फिर स्कर्वी और एनीमिया। बताइए कौन सी हो सकती है? तो देखिए, मीसा को क्या ऑयली चीजें पसंद है, समोसा, कटलेट, डबल रोटी पसंद है, तो उसको हो सकता है मोटापा। क्या हो सकता है? मोटापा। अब देखिए, मोटापा तो यहाँ दो जगह लिखा है। अब दूसरा देखते हैं, जो दीक्षा है उसको क्या पसंद है? उसको पसंद है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो देखिए, लौह तत्व की कमी किस में होती है? एनीमिया में होती है। तो देखिए, ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। क्या खाना चाहिए? गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के सापेक्ष कोलकाता की स्थिति आपको बतानी। देखिए, आप सापेक्ष का मतलब होता है जहां पर आप खड़े हैं, ये होता है सापेक्ष। आपको हैदराबाद के सापेक्ष कोलकाता की स्थिति बतानी है, तो इसे आप मैप से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये हो गया आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। देखिए, जो आपका कोलकाता है, क्या बताना है इसमें? हैदराबाद के सापेक्ष कोलकाता की स्थिति। तो कोलकाता इसके बीच में पड़ेगा, उत्तर और पूर्व के बीच में क्या पड़ेगा? कोलकाता। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो इसका सापेक्ष जो हुआ वो हुआ आपका उत्तर पूर्व। ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाथी का नर बच्चा कितने वर्षों में अपने समूह छोड़ देता है? हाथी का नर बच्चा कितने वर्षों में अपना समूह, देखिए ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि एक वयस्क हाथी जो होता है कितने वर्षों में अपना समूह छोड़ देता है या कितने वर्षों तक समूह में रहता है। इस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आयोग पूछ लेता है। तो देखिए, इसे बताना 10 से 12 वर्ष, 14 से 15 वर्ष, या 8 से 10 वर्ष, या 12 से 14 वर्ष। कितने वर्ष? एक जो मेल हाथी होता है वो कितने वर्षों तक समूह में रहता है? तो भी आप लगाएंगे 14 से 15 वर्ष। और कितने वर्षों में अपना समूह छोड़ देता है? तब भी आप लगाएंगे 14 से 15 वर्ष। किसके लिए? एक वयस्क हाथी के लिए, जो कि अपने समूह में 14 से 15 साल तक रहता है और 14 से 15 साल के बाद अपना समूह छोड़ देता है। अब यदि हाथियों के बारे में पूछा जाए कि एक वयस्क हाथी कितनी पत्ते झाड़ियां खा सकता है, तो आप 100 किलोग्राम बताएंगे। कितना बताएंगे? 100 किलोग्राम। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है वो कितने किलो का होता है 3 महीने का, तो देखिए वो होता है 200 किलो का। कितने का होता है? 200 किलो का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हवा में हुए कंपन को सबसे आसानी से कौन महसूस कर सकता है? सांप, कंगारू, बाघ या चीता? बताइए कौन कर सकता है। इस पे भी आप स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। कौन कर सकता है हवा में हुए कंपन को? तो वो कर सकता है बाघ। कौन कर सकता है? बाघ। और इसकी जो मूंछों में कंपन होता है, किसकी? बाघ की मूंछों में कंपन होता है। ये से किस किस चीज में मदद करता है? यह अंधेरे में दिशा दिखाने में मदद करता है। क्या करता है? अंधेरे में दिशा दिखाने में मदद करता है। और दूसरा इससे क्या होता है, जो बाघ होता है वो अपना आसानी से क्या कर लेता है? शिकार का पता लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा पर उत्पन्न हुए कंपन को कौन तेजी से महसूस कर सकता है? त्वचा पर उत्पन्न, देखिए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है, त्वचा पर उत्पन्न हुए कंपन को कौन सबसे तेजी से महसूस कर लेता है? अभी आपसे पूछा था कि हवा में हुए कंपन को, तो बाघ लगाया था आपने। अब दूसरा है आपसे त्वचा में उत्पन्न पूछा गया कि कंपन को सबसे तेजी कौन महसूस करता है, तो वो होता है सांप, जो कि त्वचा पर उत्पन्न हुए कंपन को बहुत तेजी से महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ये आपको बताना है। बताइए कौन सा है। देखिए अभी मैंने आपसे थीम की बात की थी कि जो ईवीएस है इसमें 6 थीम होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? भोजन, आवास, जल, यात्राएं और हम जो सोचते हैं या हम जो करते हैं। इस तरह से आपकी 6 थीम हो गई। किसमें? ईवीएस में 6 थीम है आपकी, 6 थीम। अब दूसरा है उप थीम भी होती हैं, 4 आपकी उप थीम होती हैं। 4 कितनी होती हैं? उप थीम होती हैं। अब उसी में से आपको इसमें से चूज करना है। देखिए आवास, भोजन और हम चीज कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं, ये तो आपका आ गया मुख्य थीम में, जो कि 6 होती हैं। और जो आपकी उप थीम होती है 4, उसमें देखिए क्या क्या होता है। संबंध, कार्य एवं खेल, यानी काम और खेल, पशु, पौधे। अब देखिए काम और खेल किस में आ गया? ये आपके सेकंड थीम में आ गया, यानी उप थीम में आ गया। तो यही आपका रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? बताइए। ध्वनि ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर प्राकृतिक ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो देखिए राम खेल खेल रहा है, तो क्या होगा? मांसपेशियों का काम हो रहा है। इसमें क्या करता है बच्चा? खेलता कूदता है, दौड़ता भागता है, तो इसका किसका काम हो रहा है? सबसे ज्यादा मांसपेशियों का काम हो रहा है। और शरीर में जो फुर्ती पैदा करनी है, तो बताइए उसके लिए किसकी जरूरत होती है? शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? वो सबसे ज्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट और वसा से। किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन आपको चुनना है। सही कथन, 3 महीने के हाथी का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। तो ये देखिए आपका क्या पॉइंट हुआ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा सकता है। तो देखिए ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट हुआ। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, ये दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। और हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। अब बताइए इसमें से सही कथन कौन से होंगे? तो देखिए पहले 2 तो आपके हो गए गलत, यानी ए और पहला और दूसरा आपका गलत हो गया। अब सही कौन सा है? ये है आपका तीसरा और चौथा। यहाँ पर तीसरा लिख लीजिए। तीसरा और चौथा आपका सही है कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते। ये कितना करते हैं? 2 से 4 घंटे करते हैं। सही है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। तो आपका तीसरा चौथा ऑप्शन देखिए कहाँ पर? ऑप्शन ए में है, ये आपका राइट जाएगा। इसमें बताया गया है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। कितना होता है? 200 किलो होता है। 3 महीने के हाथी का वजन जो होता है वो कितना होता है? 200 किलो होता है। कितना होता है? 200 किलो होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितनी पत्ते झाड़ियां खा सकता है? कितना खा सकता है? तो ये खा सकता है 100 किलोग्राम। कितना खा सकता है? 100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष या 18 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष या फिर 21 वर्ष, 25 वर्ष? बताइए क्या है। तो देखिए ये है लड़कियों के लिए। पहले किसके लिए पूछा जा रहा है? लड़कियों के लिए। तो लड़कियों की हो गई 18 वर्ष और लड़कों की क्या हो गई विवाह की न्यूनतम आयु? तो ये हो गई 21 वर्ष। तो यही आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकांश ग्रामीण अपने लकड़ी के घरों को जमीन से 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट ऊंची ऊपरी ढलान वाली छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं? कहाँ के लोग बनाते हैं इस तरह के घर, बताइए। 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं, कौन लोग बनाते हैं इस तरह के घर? असम, लद्दाख, राजस्थान, उड़ीसा, कहाँ पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं असम में। कहाँ पर बनाए जाते हैं? असम। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, असम में इस तरह के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हरे पौधे होते हैं इनके द्वारा निकलने वाली गैस पूछी जा रही है, कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सी है? तो देखिए ये है ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे का नाम। मरुस्थल में उगने वाले पौधे का नाम पूछा जा रहा है, जीरोफाइट, हेलोफाइट, दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा जीरोफाइट। यहाँ पर देखिए लिख लीजिए जीरोफाइट। क्या होगा? जीरोफाइट। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वो है आपकी ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? बताइए किसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ये होते हैं क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको सही कथन बताना है। रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको सही कथन बताना है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। रॉन्ग पॉइंट, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंचा जाए, ये भी सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इसको क्या करते हैं? पीते हैं, यूज करते हैं अपने अनेक कामों में। तो देखिए इसमें सही पॉइंट कितने गए? 1, 3 और 4। यहाँ पर देखिए 2 कर लीजिए और यहाँ पर 3 कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ये आपका हो गया रॉन्ग पॉइंट। तो आपका दूसरे नंबर का गलत है, पहला, तीसरा, चौथा सही है। तो आपका हो जाएगा बी, दूसरा वाला, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस राज्य में झूम की खेती की जाती है? निम्न में से किस राज्य में झूम की खेती की जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड, मिजोरम, बिहार, उड़ीसा, बताइए कहाँ पर झूम की खेती की जाती है? तो ये की जाती है मिजोरम में। कहाँ पर की जाती है? मिजोरम में। और इस तरह की खेती को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग खेती। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1986 को। कब बनाया गया था? 1986 को। और पर्यावरण दिवस कब मनाया था? तो मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।